हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी 9 जून 2024 को चित्रदुर्ग शहर से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के काम अक्षय पलिया में डिलीवरी बॉय की नजर एक बिल्डिंग के पास बह रहे नाले में एक लाश पर पड़ी। कुत्ते उस लाश को बुरी तरह से नोच रहे थे। हालांकि सुबह सुबह ऐसा दृश्य देखकर कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन उस डिलीवरी बॉय ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और लाश को लेकर हॉस्पिटल गई। साथ ही पुलिस इस केस की जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस को उस लाश के पास से कोई आधार कार्ड या ऐसी चीज नहीं मिली जिससे शव की पहचान हो सके। शव को देखने से ऐसा लग रहा था कि मृतक की उम्र 30 से 35 साल के करीब होगी और उसकी मौत को 24 घंटों से ज्यादा बीत चुके होंगे। इसीलिए पुलिस सबसे पहले यह पता लगाती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है या नहीं। हालांकि यह लाश नाले के किनारे पर मिली थी, इसीलिए यह भी संभव था कि यह कहीं से बहकर आई हो। लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि पास के इलाके में एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई और नाले से मिली लाश की शिनाख्त करवाई। लाश पर मौजूद बचे खुची कपड़ों को देखकर मां का दिल कांप उठता है, क्योंकि यह लाश उनके बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी के एक मेडिकल में जॉब करता था और वह उस दिन भी रोज की तरह अपने काम पर गया हुआ था। लेकिन 8 जून को अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस ने यह मामला दर्ज तो कर लिया था, लेकिन रेणुका की मौत कैसे हुई थी, इसका जवाब तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स बहुत भयानक थी। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था, उसकी जुबान काट दी गई थी और उसके जबड़े को भी तोड़ दिया गया था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के गहरे घाव थे। रेणुका स्वामी अपोलो मेडिकल में छोटी सी नौकरी करने वाला एक सीधा साधा इंसान था। उसका ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना ही उसके खिलाफ कोई शिकायत थी और ना ही किसी से दुश्मनी थी। इस कारण पुलिस को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे व्यक्ति से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। वह इतना पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के लिए उसे किडनैप किया गया हो, क्योंकि यह कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था। इसलिए मीडिया का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। साथ ही पुलिस भी हर दूसरे केस की तरह जांच कर रही थी। लेकिन तभी अगले दिन 10 जून को उस पुलिस स्टेशन में अचानक 3 लोग राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति पहुंचते हैं। यह लोग दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी की हत्या उन्होंने की है। जहां इस केस में पुलिस को ना तो कोई सुराग मिल रहा था और ना ही कोई सबूत, उसमें इतनी जल्दी अपराधी खुद ही चलकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने क्यों आ गए थे। इस पर उन तीनों ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। अगर देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत किए ही अपराधी मिल गए थे और यह केस खुद ही सुलझकर बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन तभी अचानक उस थाने में वहां के एएसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने यह पूरा मामला रखा जाता है तो उन अपराधियों के खुद थाने में आकर जुर्म स्वीकार करने की बात कुछ अजीब लगती है। इसलिए पुलिस ने उन तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। उन्होंने कत्ल कैसे, कब और कहां किया, इन सवालों के जवाब उन तीनों ने अलग अलग दिए, जिससे एसपी समझ गए कि यह तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वे झूठ क्यों बोल रहे थे, इसका पता लगाने के लिए उन तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन का पता करने में पुलिस की एक टीम लगा दी जाती है। पुलिस ने जब उन तीनों की सीडीआर निकलवाई तो उसमें पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला जिस नंबर पर पिछले 2 दिनों से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि वह नंबर किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। अब सवाल यह था कि आखिर उन 3 कथित कातिलों का इतने बड़े फिल्म स्टार से क्या कनेक्शन था। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन की दर्शन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। इससे पुलिस को पता चला कि बीते 48 घंटों में उन तीनों कथित कातिलों की और कांधे की सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक साथ ही थी। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, 3 लोगों का खुद से पुलिस स्टेशन जाकर गुनाह कबूल करना और फिर उन लोगों का इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन पाया जाना, इन सभी चीजों ने शक की सुई को एक अलग दिशा में मोड़ दिया था। एएसपी को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा उन तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके चलते उनमें से एक आरोपी टूट गया और उसने एक ऐसा बात बताया जिससे पूरा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। उस व्यक्ति ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी सोच से परे था। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह कहानी चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन से लेकर एक आम आदमी रेणुका स्वामी की हत्या तक कैसे पहुंच जाती है। इसके बारे में जानने से पहले
आपको दर्शन सुपरस्टार की कुछ डार्क रियलिटी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शन का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। दुनिया के सामने यूं तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दर्शन के अपनी पत्नी से रिश्ते बिगड़ने लगे। फिर हालात इतने खराब हो गए कि 2011 में दर्शन पर उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी ने मारपीट और हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवा दिया, जिसकी वजह से दर्शन को 14 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। साल 2016 में दर्शन की पत्नी ने आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए एक और शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में सेटलमेंट करके मामले को सुलझा लिया गया था। साल 2021 में दर्शन पर मैसूरू होटल के एक वेटर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करके और उस वेटर को 5 लाख रुपए देकर उस मामले को भी कवर कर लिया गया। इसके बाद साल 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और नवंबर 2023 में दर्शन पर उसके पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर विवाद के चलते कुत्तों से हमला करवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दर्शन के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई, लेकिन उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया था। दर्शन और उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी के टूटते रिश्तों की ओर इस रेणुका हत्याकांड की असल वजह 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और महत्वाकांक्षी एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर भी जब उसे कोई फिल्म नहीं मिली तो उसने शादी कर ली, और शादी के बाद उसे एक बेटी भी हुई। लेकिन कुछ समय बाद पति से रिश्ते खराब हो जाने के चलते पवित्रा गौड़ा अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी, और ऐसे में दर्शन को पवित्रा गौड़ा टकरा गई। हालांकि कुछ कारणों के चलते पवित्रा को वह फिल्म तो नहीं मिल सकी थी, लेकिन वह दर्शन के काफी करीब आ गई। कई सालों तक तो उनके बीच सब कुछ चुपचाप चलता रहा, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का यह फोटो पोस्ट किया हैप्पी बर्थडे पर, जिसमें दर्शन केक कटवाते और डांस करते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट ने फैंस के बीच 2015 से चली आ रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर्स की खबरों को एक बार फिर से हवा दे दी। लेकिन बवाल तब मचा जब इस साल पवित्रा ने यह पोस्ट की। इस पोस्ट के जरिए पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया। ये पोस्ट न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि यह भी खुलासा हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस पोस्ट से विजय लक्ष्मी भड़क गई और उसने जवाब में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके कैरेक्टर पर सवाल उठाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या लेना देना है। दोस्तों, इस पूरे केस की जड़ यहीं से शुरू होती है। दरअसल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को जिस तरह का प्यार और सपोर्ट मिलता है, वह शायद ही पूरी दुनिया में किसी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार को मिलता हो। इसी तरह की भी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके बहुत सारे फैन क्लब्स हैं और बहुत से लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। यही वजह थी कि पवित्रा और दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग में विजय लक्ष्मी को दर्शन के फैंस की बहुत बड़ी लॉबी का भरपूर सपोर्ट मिला। यह वह फैंस थे जो दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को गलत मानते थे और पवित्रा को उनके भगवान का परिवार तोड़ने वाली महिला कहते थे, जिसके चलते पवित्रा से सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोग नफरत करने लगे। हजारों कमेंट्स में पवित्रा को उल्टा सीधा बोला जाने लगा, जिस वजह से पवित्रा को मजबूरन अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब यहां से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में रहने वाला यह व्यक्ति उन्हीं जबरा फैंस में से था जो दर्शन को भगवान की तरह मानता था। सालों से वह दर्शन की सारी फिल्म्स का हर कीमत पर पहला शो देखने जाता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से था जो इस रिश्ते के खिलाफ था, और उसे लगता था कि जिस भगवान की वह पूजा करता है वह कभी अपनी पत्नी और अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकता। वह पवित्रा की हर पोस्ट पर कमेंट करता था, उसे गलत ठहराता था, उसे उल्टा सीधा लिखता और उसे दर्शन से दूर रहने की धमकी देता था। इत्तेफाक से जून के शुरू में ही रेणुका स्वामी ने पवित्रा के एक पोस्ट पर कमेंट कर उसे बुरा भला कहा और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। रेणुका स्वामी ने यह कमेंट फेक आईडी बनाकर किया था, जिसे इत्तेफाक से पवित्रा ने पढ़ लिया था। इस पर पवित्रा इतना भड़क गई कि उसने कमेंट के रिप्लाई में लिखा भी था कि वक्त जवाब देगा, बस तुम देखते जाओ। इसके बाद पवित्रा का गुस्सा जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह दर्शन के पास पहुंची। उसने दर्शन से कहा कि देखो, लोग हमारे रिश्ते को लेकर कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं और अब
ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पवित्रा के बार बार उकसाने पर दर्शन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह इस मामले को लेकर जरूर कुछ करेगा। पुलिस जांच में पता चला कि दर्शन के कहने पर उनके गुर्गे पवन ने पवित्रा का फेक अकाउंट बनाया और रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली समझकर झांसे में भी आ गया और बातों ही बातों में उसने एक मैसेज में अपना नाम और एड्रेस भी बता दिया। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने राघवेंद्र को, जो उसके फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, उसे रेणुका स्वामी को किडनैप करके बेंगलुरु लाने का फरमान जारी कर दिया और साथ ही इस काम के बदले में उसने 10 लाख भी दिए। इसके बाद 8 जून की सुबह चित्रदुर्ग में अपोलो फार्मेसी जाते समय रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया। उसे यह कहकर साथ चलने को बोला गया कि वह उसे दर्शन से मिलवा आएंगे और उसे उनसे मिलकर सोशल मीडिया पर पवित्रा की पोस्ट पर किए गए अपने कमेंट्स को लेकर माफी मांगनी होगी। लेकिन रेणुका स्वामी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि माफी की आड़ में उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। राघवेंद्र और उसके साथी रेणुका स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में स्थित एक कंपाउंड में लेकर जाते हैं और फिर वहां हैवानियत का एक घिनौना खेल शुरू होता है। वह लोग रेणुका स्वामी को बेदम होने तक शेड में बांधकर बेल्ट और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद देर शाम को वहां दर्शन अपने साथियों के साथ पहुंचता है। मरे रेणुका स्वामी की नजर जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद की किरण नजर आने लगती है, जैसे उसका हीरो दर्शन अपनी फिल्मों में आम आदमी के लिए दुश्मनों से लड़ जाता है। शायद ऐसे ही यहाँ पर भी उसका हीरो उसे बचाने आया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है और यह अंतर रेणुका स्वामी की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि दर्शन उसे वहां बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे ऐसे गहरे घाव देने आया था जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जिसे रेणुका स्वामी ने अपना भगवान समझा था, उसने हैवान बनकर उसे इस कदर मारा, इतना तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें रेणुका स्वामी के शरीर पर 15 इंजरी थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को पीटा जा रहा था तो उस समय वहां पर पवित्रा भी मौजूद थी और हालिया जांच में पाया गया कि रेणुका स्वामी को सबसे पहले पवित्रा ने ही टॉर्चर किया था और फिर पूरा दिन चले। इस टॉर्चर की वजह से आखिरकार रेणुका स्वामी ने दम तोड़ दिया। रेणुका स्वामी की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और वह इस साल के आखिर तक पिता बनने वाला था। उसकी पत्नी सहाना लगातार उसे फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सहाना को इस बात की खबर भी नहीं थी कि अब वह कभी भी अपने पति को देख नहीं पाएगी। अगले दिन सुबह 3 बजे उन लोगों ने रेणुका स्वामी की लाश को गाड़ी में डालकर कामाक्षी पलिया के एक नाले में फेंक दिया। और फिर उसके बाद जो हुआ वह आपको पता है कि कैसे डिलीवरी बॉय को एक लाश नाले में मिली थी। फिर वह 3 अपराधी अपना जुर्म कबूल करने आते हैं, जिससे यह सारा केस खुलकर सामने आता है। दरअसल वह तीनों आदमी दर्शन के कहने पर इस हत्या के जुर्म को अपने सर लेने गए थे और इस काम के बदले में दर्शन ने उन्हें 55 लाख भी दिए थे। दर्शन अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया था, क्योंकि अगर उस दिन वह तीनों अपराधी पुलिस स्टेशन न जाते तो शायद इस केस का खुलासा होना बहुत मुश्किल था। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरा में 2 गाड़ियां और उनकी नंबर प्लेट भी रिकॉर्ड हो गई थी जो दर्शन की थी, और उन गाड़ियों का इस्तेमाल रेणुका स्वामी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। पुलिस को कार में खून के धब्बे भी मिले थे। इसके बाद ड्राइवर रवि ने खुद को सरेंडर कर इस पूरी वारदात की जानकारी दी। यह रवि वही ड्राइवर था जो रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से बेंगलुरु में उस जगह तक ले गया था जहां पर उसे टॉर्चर किया गया था। पुलिस ने राघवेंद्र के पास से 30 लाख भी बरामद किए जो उसे दर्शन ने इस काम को पूरा करने के लिए दिए थे। सीडीआर और फेक अकाउंट से किए गए मैसेजेस भी रिट्रीव कर लिए गए हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अपराधियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल प्रभाव पैदा करने का भी बहुत प्रयास किया गया। लेकिन इस केस की जांच कर रहे ईमानदार एसपी और कमिश्नर की वजह से न सिर्फ यह केस इतनी जल्दी सॉल्व हो गया बल्कि मीडिया के सामने भी आ गया। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया है। इस मामले में पुलिस ने पवित्रा को मुख्य आरोपी और दर्शन को दूसरा आरोपी बनाया है, क्योंकि पवित्रा के उकसाने पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सुपरस्टार दर्शन से जुड़ी और भी चीजें सामने आती जा रही हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि दर्शन का एक्स मैनेजर मल्लिकार्जुन भी जुलाई 2018 से लापता है। मल्लिकार्जुन दर्शन का सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन उसने धोखा देकर दर्शन के 5 करोड़ रुपए चुरा लिए थे, जिसकी वजह से कोर्ट में केस भी चल रहा था। लेकिन पिछले 6 सालों से ना तो मल्लिकार्जुन कोर्ट में किसी तारीख पर आया और ना ही पुलिस को उसके बारे में कभी कुछ पता चला। अब सोचने वाली बात है
कि जब दर्शन एक कमेंट को लेकर इस हद तक जा सकता है तो फिर उसको इतना बड़ा धोखा देने वाले का क्या अंजाम होगा। चैलेंजिंग स्टार दर्शन अपनी फिल्मों में आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं और आम आदमी के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वह क्या है, ये तो आप सभी लोग जान चुके हैं। पर्दे पर दिखाई देने वाले किरदार और जिंदगी के कैरेक्टर के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। हमें इस केस से सीखना चाहिए कि हमें अपने आइडल्स और अपने आदर्शों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है वही सच हो। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे खौफनाक क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।